स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिव। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आज ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज की स्टडी शुरू करते हैं। माय नेम इज संजय कुमारी। आई हैव मोर देन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल फील्ड। आज के टॉपिक में सबसे पहले स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है इसमें यह जानेंगे। उसके बाद अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, नंबर 2 वॉन मोर हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर 3 इज वेल्जर एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 इज ज़ेन इंगिनहाउस एक्सपेरिमेंट, नंबर 5 इज TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, नंबर 6 इज Julius von Sachs experiment, and number 7 is Cornelius van Zyl experiment. Introduction of photosynthesis. Photosynthesis क्या है? पौधों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया को photosynthesis कहते हैं। The process through which green plants prepare carbohydrates from carbon dioxide taken from atmosphere and water from the soil in presence of sunlight is called photosynthesis. एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। इसे एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 एंड H2O मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि ग्लूकोज है और एज ए बाय प्रोडक्ट क्या बन रही है? ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी है। 6CO2 प्लस H2O क्या बनाती है? ग्लूकोज एंड वाटर एंड ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दिए जाते हैं। यह CO2 कहाँ से प्राप्त हो रही है? यह CO2 वातावरण से प्राप्त हो रही है। पत्तियों में अपर सरफेस पर अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस होती है और इसी एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा CO2 लीफ के अंदर एंटर करती है और उसके बाद देखते हैं वाटर। ये वाटर कहाँ से प्राप्त हो रही है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह रूट है। रूट क्या करती है? ये वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। यह किसका काम है? जाइलम टिश्यू का। तो इसमें क्या हुई कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। यह दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज है, बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि वातावरण में रिलीज कर दिए जाते हैं, जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। तो यह हो गई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 2 स्टेप्स होती है। नंबर 1 इज लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। दूसरी स्टेप लाइट रिएक्शन की जो होती है वह है कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, यह लाइट रिएक्शन में होती है। एंड डार्क रिएक्शन में क्या होती है? इसमें रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज। इस ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए कार्बन और ऑक्सीजन की पूर्ति तो CO2 से हो जाती है, लेकिन यह हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? इसके लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का टूटना, इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। यह है जल H2O, यह स्प्लिट करेगी लाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रूप में, और यह जो हाइड्रोजन है यह कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाने में काम आती है। ठीक है, तो यह हो गई डार्क रिएक्शन की स्टेप्स कि CO2 कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन की स्टडी हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे और डार्क रिएक्शन की स्टडी हम लोग तीसरे वीडियो में करेंगे। इसमें हम लोग अब देखेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड की फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं यह कैसे पता चलता है, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। इसके लिए हम एक वेरिजेटेड लीफ लेंगे।
वेरिजेटेड लीफ वह होती है जिसमें नॉन ग्रीन एरिया एंड ग्रीन एरिया दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की कोई लीफ ले लेंगे, कॉलियस या क्रॉटन की लीफ लेंगे और उसमें जो ग्रीन एरिया है और जो नॉन ग्रीन एरिया है उसे क्या करेंगे, उसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस वेरिजेटेड लीफ को सबसे पहले एक बीकर में पानी डालकर इसे उबालेंगे, फिर उसे अल्कोहल या स्पिरिट में डाल देंगे और उसके बाद इसे एक वाटर बाथ में डालकर फिर इसे उबालेंगे। उसके बाद जब यह ठंडी हो जाए तो इस लीफ को अच्छी तरह से धोकर इसे एक पेट्री डिश में डाल देंगे और इस पेट्री डिश में आयोडीन की कुछ बूंद डाल देंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे किस प्रकार की रिजल्ट आती है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो एरिया हमने मार्क किया था, जो ग्रीन एरिया थे, वह उसकी कलर चेंज हो गई है, वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई है, यानी डार्क ब्लू कह सकते हैं। और जो नॉन ग्रीन एरिया थे वह एज इट इज रह गए, यानी कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, जिसके कारण वहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। और अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम यह जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 का होना बहुत ज़रूरी है। CO2 के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। इसके लिए हम एक प्लांट लेंगे जो गमले में लगा हो और इस गमले में लगे प्लांट को 2 से 3 दिन तक अंधेरे में रख देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाए। 2 से 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद इसे सनलाइट के एक्सपोजर में डालेंगे। उसके बाद एक चौड़े मुंह वाले जार में इसकी लीफ को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे ताकि आधी लीफ जार के अंदर रहे और आधी लीफ जार के बाहर रहे। और इस जार में KOH का सांद्र सॉल्यूशन प्रेजेंट है। 3 से 4 घंटे सनलाइट के एक्सपोजर में रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस लीफ को तोड़ लेंगे और क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लीफ की वह भाग जो इस जार के बाहर है उसकी कलर चेंज हो गई और यह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई इसकी कलर। और लीफ की वह भाग जो बॉटल के अंदर है वह एज इट इज रह गई, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आए। लीफ की वह भाग जो इस जार के अंदर है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाने के कारण इसकी कलर में कोई चेंज नहीं आ पाए, यानी इसमें स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। और अब जानेंगे कि स्टार्च की फॉर्मेशन इस पार्ट में क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि यह पार्ट जो है यह इस जार के अंदर है और इस जार में KOH की सॉल्यूशन प्रेजेंट है। और KOH का यह गुण है कि वह CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ की जो CO2 थी उसे इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पर इस भाग में CO2 प्रेजेंट है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं। इस कारण लीफ के इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई और स्टार्च की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाई, जिसके कारण पत्ती के कलर में कोई चेंज नहीं आ पाए। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 का होना बहुत ज़रूरी है। लीफ के इस पार्ट में CO2 नहीं मिल पाने के कारण ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई। लीफ के इस भाग में CO2 के प्रेजेंट होने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाई और लीफ के इस भाग में CO2 के एब्सेंस के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई। और थर्ड एक्सपेरिमेंट है बेल-जार एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। 1770 में जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने एक जार लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह एक जार है जो बेल शेप की है। इसमें इन्होंने एक माइस को लिया और एक कैंडल को लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुई कि यह कैंडल बुझ गई और माइस सफोकेट होके मर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक मिंट प्लांट इसमें डाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यह माइस जिंदा है और कैंडल भी जल गई, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या थे, बेल-जार एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या थे, बर्निंग कैंडल एंड माइस कैन डिस्ट्रॉय एयर क्वालिटी। देख रहे हैं आप, बर्निंग कैंडल एंड माइस ने क्या किया, एयर क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से कैंडल भी बुझ गई और माइस भी सफोकेट होके मर गया। उसके बाद क्या हुआ, मिंट प्लांट कैन रीस्टोर एयर क्वालिटी। जब इन्होंने मिंट प्लांट को इसमें डाल दिया तो मिंट प्लांट ने क्या किया, एयर क्वालिटी को रीस्टोर कर दिया, ठीक है। वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, जो कुछ भी बर्निंग कैंडल्स एंड माइस ने डिस्ट्रॉय किया था उसे रीस्टोर किसने किया, इस
मिंट प्लांट ने। जब हम देख रहे हैं कि यह मिंट प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद यह माइस भी जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात सामने निकल कर आई कि मिंट प्लांट जो है वह एयर क्वालिटी जो ब्रीदिंग एनिमल्स एंड कैंडल ने डिस्ट्रॉय किया था उसे रीस्टोर करता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने मिंट प्लांट को ही क्यों चुना, यह भी एक क्वेश्चन बनती है। मिंट प्लांट जो है शेड में उगने वाला पौधा है, यह बहुत कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। जोसेफ प्रिस्टले को ऑक्सीजन के डिस्कवरर के रूप में जाना जाता है। जब क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की, तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, क्योंकि ये मिंट प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन लिबरेट करता है, उसी की वजह से यह माइस जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। ठीक है। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट है जैन इंगेनहाउस की। इन्होंने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को ही 2 बार रिपीट किया, एक बार डे टाइम और दूसरी बार नाइट में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आई। इस एक्सपेरिमेंट से प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को जो इन्होंने रिपीट किया, तो डे टाइम में क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, माइस अलाइव विथ मिंट प्लांट। माइस जो है वह मिंट प्लांट के साथ जिंदा है। ठीक है। और नाइट में फिर जब इन्होंने रिपीट किया सेम एक्सपेरिमेंट को, तो नाइट में इन्होंने क्या पाया, माइस किल्ड, माइस जो है मर गया, इवन इन प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट। मिंट प्लांट के प्रेजेंस में भी माइस जो है मर गया। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वह दिन में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, और रात में सनलाइट नहीं होते, जिस कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। उसी कारण यह माइस जो है रात में मर गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, एक सबमर्ज्ड प्लांट लिया, वह प्लांट हाइड्रीला का था, और जहाँ पे हाई इंटेंसिटी लाइट पड़ी वहां पर बबल नजर आए। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, सनलाइट इज एसेंशियल, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसलिए सनलाइट के प्रेजेंस में यानी डे में जब प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को किया गया तो माइस जिंदा रहा, और जब नाइट में सेम एक्सपेरिमेंट को किया गया तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में माइस मर गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उस समय नहीं हुई। बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स। बबल्स कहाँ पे बने, ये जो बबल्स हैं यह कहाँ पे बने, ग्रीन पार्ट्स के अराउंड बने, जहाँ पर हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ी और जो पार्ट ग्रीन थे वहीं पर ये बबल नजर आए। ऑक्सीजन की डिस्कवरी प्रिस्टले ने की, लेकिन जो बबल है वही ऑक्सीजन है। इस बात को किसने बताया, जैन इंगेनहाउस ने बताया। बबल ही ऑक्सीजन है, इस बात को किसने बताया, जैन इंगेनहाउस ने। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाए ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की, तो प्रिस्टले ने की, लेकिन बबल को ऑक्सीजन के रूप में किसने बताया, जैन इंगेनहाउस ने। अब हम लोग फिफ्थ एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे, जो है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन की एक्सपेरिमेंट। पिछले स्टडी से यह ज्ञात हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, तो इन्होंने यह जानना चाहा कि लाइट तो जरूरी है, पर किस वेवलेंथ की लाइट जरूरी है, किस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट्स लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन illuminated a green alga cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें किसकी सस्पेंशन थी, एरोबिक बैक्टीरिया की। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो इस सस्पेंशन में जो एरोबिक बैक्टीरिया की सस्पेंशन थी उसमें इन्होंने क्या किया, क्लैडोफोरा नाम का एक ग्रीन एल्गी डाल दिया इन्होंने। क्लैडोफोरा एक फिलामेंटस एल्गी है। इस एल्गी को इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाल दिया। उसके बाद क्या किया, प्रिज्म से होकर लाइट को गुजारा गया।
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिज्म से होकर जब कोई लाइट गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होती है ना। यह विविजियो डिफरेंट वेवलेंथ की है ये। तो अब क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनका अटैचमेंट सबसे ज्यादा किस ओर है, जहां पर कि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ की लाइट पड़ी है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इसी रीजन में अटैच हुए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आया कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वह रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा होती है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि क्लैडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गी है, इसने फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण किया और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किस एरिया में है, ब्लू एंड रेड रीजन में। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया का अटैचमेंट किस रीजन में होगा, ब्लू एंड रेड रीजन में, ठीक है। और इनकी दूसरी उपलब्धि यह थी कि इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। A first action spectrum of photosynthesis was described. इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया। एक्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, एक्शन मींस होती है काम, यानी किस वेवलेंथ के रीजन में काम सबसे ज्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस में काम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग जैसे एक या ग्राफ, इस तरह की ग्राफ अगर खींचें, वाई एक्सिस पर हम लोग एक्शन ले लें और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ ले लें, तो कुछ इस तरह की ग्राफ आएगी। ये जो एक्सपेरिमेंट की गई है उसमें यहाँ जो ब्लू वेवलेंथ की रीजन है वहां पर ये जो ग्राफ है वो मैक्सिमम जाएगी। ऑक्सीजन की जो फॉर्मेशन हो रही है वो सबसे ज्यादा किस रीजन में, ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में। तो इस ग्राफ से हम यह कह सकते हैं कि एक्शन यानी काम जो हो रही है ऑक्सीजन निर्माण की, वह सबसे ज्यादा किस रीजन में हो रही है, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ के रीजन में। यही है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो जरूरी है, पर वह वेवलेंथ पर डिपेंड करती है कि फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम किस वेवलेंथ में ज्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस जो है वह मैक्सिमम किस वेवलेंथ में होगी, जैसा कि हमने देखा कि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ वाले रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, मैक्सिमम क्या हो रही है, ऑक्सीजन निर्माण हो रही है, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट पर, वो है जूलियस वॉन सैक्स की एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया, ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। उन्होंने बताया कि प्लांट्स में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां ग्लूकोज बनते हैं और स्टोर किस रूप में होते हैं, और यह ग्लूकोज जो है वह स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। नंबर सेकंड इन्होंने क्या बताया, ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ। प्लांट सेल्स के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस होती है वह क्या होती है, यह बात इन्हें नहीं पता थी, जिसे अब हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ क्या जानते थे कि प्लांट सेल के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होती है, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, और यह ग्रीन सब्सटेंस जो है किसी स्पेशल बॉडी में स्थित रहती है विद इन प्लांट सेल्स। इन्होंने क्या कहा कि प्लांट के अंदर प्लांट सेल होती है, यह है प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, ग्रीन सब्सटेंस। मान लो यह ग्रीन सब्सटेंस पाई जाती है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यह क्लोरोफिल है, पर यह बात उन्हें पता नहीं थी कि इसका नाम क्लोरोफिल है। फिर उन्होंने क्या कहा कि यह जो ग्रीन सब्सटेंस है वह किसी स्पेशल बॉडी के अंदर स्थित रहती है। अब मान लो यह है स्पेशल बॉडी, इसे अब हम लोग क्या जानते हैं, क्लोरोफिल। स्पेशल बॉडी को क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब हम जान रहे हैं कि यह जो स्पेशल बॉडी है इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। पर उस समय यह बात उन्हें पता नहीं थी
कि यह क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस है वो क्लोरोफिल है। जूलियस वॉन सेक्स की एक्सपेरिमेंट लोकेशन एंड प्रोडक्ट बेस्ड थी। लोकेशन में इन्होंने बताया कि ग्रीन सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वह किसी स्पेशल बॉडीज में पाए जाते हैं। उस ग्रीन सब्सटेंस को अब हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं और स्पेशल बॉडी जिसमें कि ये ग्रीन सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप एज अ प्रोडक्ट क्या बनती है। एज अ प्रोडक्ट ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और वह स्टार्च के रूप में स्टोर किए जाते हैं। अब आते हैं 7th नंबर एक्सपेरिमेंट पे, जो कि है कॉर्नेलियस वैन नील की एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, CO2 की रिडक्शन होती है और ग्लूकोज बनती है। इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन तक CO2 में 2 स्टेप्स होते हैं। CO2 के रिडक्शन के लिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की जरूरत होती है और इस हाइड्रोजन की पूर्ति कैसे होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि CO2 को रिड्यूस करने के लिए C6H12O6 में रिड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है। कार्बन और ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल गए, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई, लेकिन यह हाइड्रोजन जो है यह कहाँ से मिलेगी, इसका हाइड्रोजन का सोर्स क्या होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि यह हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, ठीक है ना। इन ग्रीन प्लांट्स H2O is the hydrogen donor and is oxidized to oxygen। इन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स में जल जो है H2O या हाइड्रोजन डोनर है ना, और इस वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, यह ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाती है, H2O एंड ऑक्सीजन। H2O की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इससे हाइड्रोजन हट रहे मतलब रिमूव हो रहे, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। हमने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है जो कि एनवायरनमेंट में चली जाती है, और यह हाइड्रोजन बच जाते हैं जो कि CO2 के रिडक्शन में काम आती है। CO2 के रिडक्शन के फलस्वरूप ही ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इन्होंने फिर बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें वाटर हाइड्रोजन डोनर का काम नहीं करता। देखते हैं ऐसे जीव कौन से हैं। फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन। इन्होंने बताया कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें हाइड्रोजन डोनर के रूप में H2O नहीं होते बल्कि H2S होते हैं जो कि हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, और बाय प्रोडक्ट के रूप में इसमें ऑक्सीजन के बबल नहीं बनते बल्कि सल्फर के बबल बनते हैं। ठीक है, सल्फर इसकी बाय प्रोडक्ट होती है। ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स comes from H2O not from CO2। फर्दर इन्होंने यह भी बताया कि ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स भी H2O है। यह ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद ही बनती है, इसका सोर्स CO2 नहीं है। ऑक्सीजन जो बनती है वह CO2 से नहीं बल्कि H2O के फोटोलिसिस से बनती है। ठीक है, और इस बात को उन्होंने कैसे प्रूव किया, प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। हम क्या जानते हैं, यूजुअली वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वह O16 होती है और ऑक्सीजन के ये दो आइसोटोप्स हैं O16 एंड O18। ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। इन्होंने क्या किया, पौधे में पानी डाला, ठीक है,
और इस पौधे में फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई, वो ऑक्सीजन जो थी वह 18 आइसोटोप वाले थे। वह ऑक्सीजन जो थे कौन से थे? 18 आइसोटोप वाले थे, ठीक है। और ये 18 आइसोटोप वाले ऑक्सीजन यह ग्लूकोज की जब फॉर्मेशन हुई तो ग्लूकोज में नहीं पाए गए। इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो होती है वो CO2 से होती है, लेकिन इन्होंने वाटर में ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है O18 उसका प्रयोग किया, तो पौधे में ये O18 वाला पानी डालने से जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई वह O18 वाले ऑक्सीजन थे। इस तरह से क्या साबित हुआ कि ऑक्सीजन का सोर्स जो है वह वाटर है, ना कि CO2, ठीक है। इसके साथ ही अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी समाप्त हो गई और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक